सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेना है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। ये क्वेश्चन 11th के साथ साथ में JEE और नीट के सवाल भी इस क्वेश्चन पर आधारित पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेस को, कॉन्सेप्ट को अपने को अच्छी तरह से समझना है और साथ में इसके पिछले साल भी इसमें नीट और JEE सवाल जो पूछे गए उसको हम देखेंगे। तो वास्तव में जो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध होता क्या है, क्लासिकल फिजिक्स जिसको अपन न्यूटन की फिजिक्स भी बोलते हैं या कह सकते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं उसको। क्लासिकल फिजिक्स मतलब जो बड़े पिंडों के लिए लागू होती है, उस फिजिक्स में ये बताया गया है। क्लासिकल का मतलब होता है चीज सम्मत, हिंदी बोलते हैं उसको। उस फिजिक्स में ये बताया गया कि जो बॉडी होती है, उस बॉडी का जो मास होता है और जो एनर्जी होती है, वो दोनों अलग अलग भौतिक राशियाँ होती है। जो चीज सम्मत सांख्यिकी अपने पास फिजिक्स होती है, क्लासिकल जो फिजिक्स होती है जिसमें बड़े पिंडों के लिए लागू होती है वो फिजिक्स, उस फिजिक्स में ये बताया गया है कि जो द्रव्यमान होता है किसी वस्तु का और जो ऊर्जा होती है, ये दोनों अलग अलग होती है। ये हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं कि द्रव्यमान को अलग परिभाषित करते हैं, ऊर्जा को अलग परिभाषित करते हैं। तो दोनों चीज़ें जो होती है वो अलग अलग होती है। परंतु जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे हमारे पास में, जो वैज्ञानिक में बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया था जिसको हम सापेक्षता का सिद्धांत बोलते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, सापेक्षता का, विशिष्ट सापेक्षता का जो सिद्धांत होता है, उसके अनुसार हमारे पास जो प्रत्येक द्रव्यमान स्वयं ऊर्जा का ही रूप होता है। आइंस्टीन ने ये बताया कि यदि कोई बॉडी है, कोई पिंड है, कोई वस्तु है, उसका यदि द्रव्यमान है, उसका मास है, तो वो एनर्जी ही है। मतलब यदि किसी बॉडी का मास है, द्रव्यमान, मान लो पेन है, तो इस पेन का कुछ मास होगा, यानी इसके पास कुछ एनर्जी होगी। यानी कहने का मतलब यदि कोई बॉडी है जिसका कोई द्रव्यमान है और यदि द्रव्यमान है तो वो द्रव्यमान ऊर्जा का ही रूप होता है। ये सबसे पहले आइंस्टीन ने अपनी रिलेटिविटी जो थ्योरी थी, जिसको हम सापेक्षता का सिद्धांत बोलते हैं, इस सिद्धांत में बताया था। और उसके अनुसार जो होता है, उनके अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो द्रव्यमान होता है वो ऊर्जा का ही रूप होता है, यानी द्रव्यमान को आप ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के तुल्य होते हैं, बराबर होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि द्रव्यमान अलग है, ऊर्जा अलग है। यदि द्रव्यमान है तो उसके पास ऊर्जा होगी, और यदि ऊर्जा है तो उसके पास द्रव्यमान भी होगा। दोनों चीजें एक दूसरे से क्या है, इक्वल है, तुल्य है। तो ये जो द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं, और यही कहलाता है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध कहलाता है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध किसको कहेंगे? यदि किसी बॉडी का यदि द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान है, तो उस द्रव्यमान को हम ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, और यदि ऊर्जा है तो उसको हम द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। ये कहलाता है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था न्यूटन मैकेनिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स में कि द्रव्यमान का संरक्षण नियम अलग होता है, ऊर्जा का संरक्षण नियम अलग होता है। यानी द्रव्यमान अलग संरक्षित होता है, ऊर्जा अलग संरक्षित होती है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों जो होते हैं वो उनका योग संरक्षित रहता है, ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। ध्यान रखना, ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। ये स्पेशल थ्योरी में कहा गया कि ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। संरक्षित क्या रहती है? द्रव्यमान और ऊर्जा, इन दोनों का योग संरक्षित रहता है। अभी तक हमने पढ़ा था ऊर्जा का संरक्षण नियम, और पढ़ते भी है। जब तक रिलेटिविटी थ्योरी नहीं आती तब तक ये सब सही पढ़ते हैं बड़े स्थूल पिंडों के लिए। लेकिन जब अपन रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ते हैं, सापेक्षता सिद्धांत पढ़ते हैं, तो उसमें ये बताया गया कि जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता। हमने पढ़ी, रासायनिक क्रिया पढ़ी है कि भाई इधर जितना द्रव्यमान होगा वो रासायनिक क्रिया के बाद उतना ही द्रव्यमान उधर भी होगा। यानी मान लो कि दो पिंड है हमारे पास, ये कोई रासायनिक क्रिया कर रहे हैं, तो इनका द्रव्यमान रासायनिक क्रिया होने के बाद जो पिंड बने उनके द्रव्यमान बराबर होना चाहिए।
ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये जो द्रव्यमान है रासायनिक क्रिया होने के बाद या तो ये बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, यानी द्रव्यमान चेंज हो जाता है, द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है। तो फिर द्रव्यमान गया कहाँ? क्योंकि द्रव्यमान तो बदलना ही नहीं चाहिए। तो जो द्रव्यमान कम हो रहा है या बढ़ रहा है तो ऊर्जा के रूप में प्रकट हो रहा है, एनर्जी बन गई है। यदि मान लो द्रव्यमान बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एनर्जी आ गई है। द्रव्यमान कम हो गया, इसका मतलब उसमें से एनर्जी बाहर निकल गई है। तो अब अपने को ध्यान रखना है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम और ऊर्जा का संरक्षण नियम, ये दोनों को कंबाइन किया गया और उस कंबाइन करने के बाद दोनों एक साथ संरक्षित रहते हैं। दोनों अलग अलग संरक्षित नहीं रहते हैं। द्रव्यमान चेंज हो सकता है, द्रव्यमान में क्षति होती है। हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में जब नाभिकीय गति पढ़ेंगे कि मान लो कि दो हमारे पास कोई बम है, एग्जाम्पल जो हम यहाँ देखेंगे अभी कि उसका द्रव्यमान चेंज हो जाता है, द्रव्यमान नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जाता है कहाँ द्रव्यमान? एनर्जी बन जाता है। यानी द्रव्यमान को हम किससे बदल सकते हैं? एनर्जी में या ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। या कोई एग्जाम्पल अपन यहाँ भी देखेंगे कि ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं, वो भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। यानी दोनों का मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान हम बदल सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्पेशल थ्योरी में ये होगा कि हमारे पास में जो है द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का योग नियत होता है, न कि ऊर्जा संरक्षित रहती है और न ही द्रव्यमान संरक्षित, दोनों चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन ये चेंज किस में होते हैं? आपस में चेंज होते हैं, द्रव्यमान का ऊर्जा में और ऊर्जा का द्रव्यमान, दोनों का योग हमेशा नियत होगा। अब ये जो समीकरण दी थी आइंस्टीन ने, है, तो प्रत्येक द्रव्यमान ऊर्जा का ही समन्वित रूप होती है। मान लो कोई बॉडी है, उसका द्रव्यमान है, तो उसमें एनर्जी रहेगी, वो कंडेंसेशन रहेगी, उसमें इकट्ठी रहेगी एनर्जी, इसको बोलते हैं समन्वित, इकट्ठी होना, कंडेंसेशन होना। यानी द्रव्यमान है तो उसके साथ एनर्जी उसके साथ समन्वित रहेगी, इकट्ठी रहेगी। अब आइंस्टीन ने एक समीकरण दी थी E = mc का स्क्वायर, E = mc का स्क्वायर। ये बहुत प्रसिद्ध समीकरण है। आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर इसको सिद्ध किया गया है। हम सिद्ध नहीं करेंगे कि इस समीकरण की बात करेंगे, फिर प्रूव अप नहीं करना, ये जब रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ेगी तब उसको हम प्रूव ही करेंगे। तो आइंस्टीन के अनुसार यदि मान लो किसी बॉडी का मास m और प्रकाश का वेग c है, तो यहाँ पर उनकी जो समीकरण सिद्ध की थी E = mc का स्क्वायर होता है। अब m क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान m है और c जो है प्रकाश का वेग है। द्रव्यमान और प्रकाश का वेग, c प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड का स्क्वायर होता है। 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड का स्क्वायर होता है, बहुत अधिक होता है, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट ट्रेवल करता है, मतलब चलता है। तो c प्रकाश का वेग होगा और m उस बॉडी का या वस्तु का द्रव्यमान होता है, जिसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब एनर्जी और हमारे पास में द्रव्यमान, अभी हमने कहा दोनों एक ही है। एक ही मतलब जैसे हमारे पास में हमारे देश की करेंसी या मुद्रा जो होती है वो रुपया होती है, किसी देश की डॉलर हो सकती है, किसी देश की पाउंड हो सकती है, किसी देश की येन हो सकती है, या और मुद्रा हो सकती है। तो ये दो अलग अलग नाम हैं, द्रव्यमान और ऊर्जा, लेकिन है तो एक ही। करेंसी तो सभी देश की एक ही, नाम अलग अलग करेंसी हो गए, लेकिन है क्या? वो करेंसी मुद्रा है। उसी प्रकार से यहाँ दो नाम अलग अलग हैं, द्रव्यमान और ऊर्जा, लेकिन दोनों वास्तव में क्या है? एक ही है। ये चीज़ ध्यान रखना, मास और एनर्जी दोनों जो है वो एक ही है, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू। जैसे एक देश में अलग मुद्रा चल रही, नाम अलग है, दूसरे देश में अलग मुद्रा का नाम है, तीसरे देश में अलग मुद्रा का नाम है, लेकिन है तो मुद्रा, करेंसी है। तो ये करेंसी की तरह है कि भाई दोनों जो है एक ही है, सभी दोनों मान है एक ही है। अब हम यदि इसका एग्जाम्पल है, मान लो हमारे पास 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है, 1 किलोग्राम की वस्तु है, उससे कितनी एनर्जी उत्पन्न हो सकती है, उससे कितनी ऊर्जा हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो 1 किलोग्राम की वस्तु से यदि m का मान यदि 1 रखे और c का मान 3 × 10⁸ रखे और उसका स्क्वायर लगा, तो लगभग 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी उत्पन्न होगी, यानी बहुत अधिक एनर्जी उत्पन्न होती है। ये हमारे पास ये एनर्जी इतनी अधिक होती है कि एक पावर प्लांट में
जो बिजली घर होता है, बड़ा बिजली घर की बात है, उस बिजली घर से साल भर तक बिजली सप्लाई कर सकते हैं। इतनी ऊर्जा है, 1 किलोग्राम बॉडी से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। 1 किलोग्राम का जो पिंड होता है, उस पिंडों को यदि अपन ऊर्जा में बदलते हैं तो इतनी अधिक ऊर्जा उसमें उत्पन्न होगी। और यदि 1 ग्राम की बात करते हैं, 1 ग्राम से, तो इस किलोग्राम की जगह ग्राम रख देना, एम का मान 1/1000 रख देना। एम का 1/1000 क्यों लिखा, क्योंकि ग्राम में दिया, ग्राम को किलोग्राम बदलते तो 1/1000 आ जाता है। 3 × 10⁸ का इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 9 × 10⁻13 जूल आती है। यानी 1 ग्राम का पिंड है, उस पिंड से, उस द्रव्यमान से 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। यानी बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं छोटे से पिंड से, छोटे से बॉडी से, छोटे से मास से। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते इतने ऊर्जा उत्पन्न? भाई हमारे पास 1 किलोग्राम का कोई पिंड है, उसको तोड़ो फोड़ो और इतनी ऊर्जा उत्पन्न करो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है। सामान्य ताप पर ये जो क्रिया होती है, ऊर्जा होती है, बदलते, ये द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलना बहुत मुश्किल है। इसलिए सामान्य ताप पर या सामान्य क्रिया नहीं कर पाती, इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर 10⁻7 लाख या 10⁻7 केल्विन के लगभग टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो बहुत अधिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है जो सामान्य ताप पर यहाँ संभव, या प्रेशर भी हाई होता है। तो ये इसलिए हम जो है इस मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करने में बहुत परेशानी होती है। ये तो आसानी से अपन इतनी ऊर्जा 1 किलोग्राम से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर तो संभव नहीं होता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ रिएक्शन लिख रखी है कि यहाँ पर जो इसी से संबंधित द्रव्यमान को ऊर्जा में कैसे बदलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे 2-4। शून्यकरण एनिलेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये 2 पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। इनके दोनों के द्रव्यमान बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स, प्रतिकण जिसको बोलते हैं, वो पॉजिट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं तो बहुत अधिक रेडिएशन निकलती है, गामा किरणें निकलती है, जो फोटान होती है, लाइट होता है प्रकाश का, और वो फोटान के साथ में क्या होती है, एनर्जी भी निकलती है। यानी ये कण है, कण मतलब क्या है, उसका मास है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान से क्या बनती है, एनर्जी, गामा रेज बनती है, साथ में रेडिएशन भी, इतनी एनर्जी भी निकलती है। तो ये हमारे पास गामा रेज निकलती है, साथ में एनर्जी भी निकलती है। यानी हमने द्रव्यमान को किसमें बदल दिया है, एनर्जी में बदल दिया। द्रव्यमान किसमें बदल दिया, एनर्जी में बदल गया। ये जो क्रिया कहलाती है, इस क्रिया को शून्यकरण कहते हैं। शून्यकरण मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। कण और प्रतिकण ये दोनों मिलकर रेडिएशन निकालते हैं जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होती है, उत्पन्न होती है। तो इस क्रिया को बोलते हैं शून्यकरण की क्रिया कहते हैं। तो इस क्रिया का मतलब क्या हुआ, ये द्रव्यमान था। द्रव्यमान क्यों है, क्योंकि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक कण होता है, कण का कुछ द्रव्यमान होगा, ये नष्ट हो गया। नष्ट हो गया तो इधर कुछ मिल नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी नहीं मिल रहा। यानी क्या मिल रहा है, रेडिएशन मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। यानी हम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। दूसरी इसके विपरीत अभिक्रिया लिखे जिसको हम पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं, युग्म उत्पादन बोलते हैं। ये इसके उल्टा होता है। इसका उल्टा होता है मतलब शून्यकरण की विपरीत प्रक्रिया को हम युग्म उत्पादन कहते हैं। जब 1.02 MeV से अधिक ऊर्जा के फोटान, ये हमारे पास में क्या है, इतनी एनर्जी है, और ये इसका फोटान है। फोटान मतलब लाइट का बंडल है। लाइट का बंडल जो होता है, प्रकाश का बंडल होता है, उसको हम फोटान बोलते हैं। प्रोटॉन नहीं, फोटान। यानी इतनी ऊर्जा का कोई फोटान है हमारे पास। ये जो फोटान जब किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित होता है, मान लो लाइट का बंडल आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, और उसकी एनर्जी इतनी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और किसी पदार्थ पर गिरता है, आपतित होता है, इंसिडेंस होता है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बनता है और पॉजिट्रॉन बनता है। क्या होता है कि यदि हमारे पास लाइट का कोई फोटान है, प्रकाश का कोई बंडल है, जिसको हम फोटान बोलते हैं, ये फोटान जब इतनी ऊर्जा का यदि होता है, और ये फोटान जब किसी पदार्थ पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन बनता है और पॉजिट्रॉन बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये फोटान का ऊर्जा थी, और ये क्या बन गया, द्रव्यमान बन गया, कण बन गया। इसका उल्टा, इसमें द्रव्यमान ऊर्जा बदल जा रहा, और इसमें ऊर्जा
द्रव्यमान बदल रही है, दोनों आपस में बदल जाए, द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में। तो पहली वाली रिएक्शन में अपन ने क्या देखा कि द्रव्यमान को जो है ऊर्जा में बदल रहे और इसमें ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल रहे। इसी प्रकार ये रिएक्शन भी हमने पढ़ी नाभिक की खंडन। नाभिक की खंडन में क्या होता है, एक भारी नाभिक होता है, उस भारी नाभिक पर हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बमबार्डिंग करते हैं, स्लोली मंद न्यूट्रॉन आता है, नाभिक टूट जाता है, दो बराबर भागों में टूट जाता है। तो इस क्रिया को क्या होता है, नाभिक विखंडन। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या हुआ कि एक भारी नाभिक लिया हमने, बड़ा नाभिक, मान लो बड़ा नाभिक, इस पर न्यूट्रॉन की बमबार्डिंग करी, न्यूट्रॉन की बमबार्डिंग करी, टकराए न्यूट्रॉन इस भारी नाभिक के ऊपर, ये नाभिक है, इसी न्यूट्रॉन को हमने टकरा दिया, तो क्या बनेगा, दो नाभिक छोटे छोटे हो गए। अब प्रैक्टिकली देखा गया कि ये और ये इसका जो द्रव्यमान होता है, ये जो दो नाभिक बनते हैं छोटे छोटे, इसका द्रव्यमान अधिक होता है, इसका द्रव्यमान कम होता है, यानी कहने का मतलब द्रव्यमान गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, नाभिक की खंडन में क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक होता है, वो जब छोटे हल्के नाभिक में टूटता है तो बड़े नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो दो छोटे नाभिक में टूट रहा है उसके द्रव्यमान से अधिक होता है। मतलब यदि अपन जोड़ते हैं दोनों के यदि अपन जोड़ते हैं, मान लो तो हम बड़ा बना लेते हैं इसको, हम इन दोनों के यदि प्लस करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, ये मान लो बनता है, ये बनने के बाद में जो द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान होता है और इसका द्रव्यमान, दोनों में अंतर होता है, इसका ज़्यादा होता है और इसका कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान नष्ट हो गया, कहीं कहीं गया हुआ, द्रव्यमान नष्ट नहीं हुआ है, द्रव्यमान किस में बदल गया है, ऊर्जा में बदल गया है। तो इसके साथ में क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। अब क्या होता है कि इसका द्रव्यमान और ये द्रव्यमान और ये ऊर्जा, इन दोनों को मिलाकर इसके द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं, द्रव्यमान का द्रव्यमान तो बन रहा है, साथ में ऊर्जा भी निकल रही है, यानी इन दोनों का योग, द्रव्यमान और ऊर्जा का योग हमेशा इसके बराबर होगा। कहने मतलब द्रव्यमान अलग अकेला संरक्षित नहीं रहेगा, द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का योग हमेशा संरक्षित रहता है, नियत होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो एक रिएक्शन हमने लिख रखी कि यूरेनियम न्यूट्रॉन, जब यूरेनियम पर इसमें बमबार्डिंग करते टकराते तो बेरियम बनता, केटायन बनता, 3 इलेक्ट्रॉन निकलते और इतनी अधिक ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है। रासायनिक क्रिया में 10वीं में पढ़ी नाभिक की खंडन कि एक बड़ा नाभिक छोटे नाभिक में टूटता है तो बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि द्रव्यमान नष्ट हो जाता है, द्रव्यमान मैच नहीं करता, द्रव्यमान की क्षति होती है, लॉस होता है, हानि होती है। तो कहाँ गया द्रव्यमान, एनर्जी बन गया, इतनी एनर्जी वो रिलीज करता है, निकलती है। एक क्रिया और होती है जिसको हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे नाभिक मिलकर, दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं। अब छोटे छोटे नाभिक बन रहे तो प्रैक्टिकली देखा कि इसका जो द्रव्यमान होता है ये ज़्यादा होता है, ये कम होता और ये ज़्यादा हो जाता है। कैसे हो गया ज़्यादा, संभव ही नहीं कि भाई दो पार्टिकल, मेरे पास दो कण है, इनको मैंने मिला दिया, दोनों को मिला दिया तो जो पहले वाला था वो तो यही बना ना, अब इसके अलावा कोई द्रव्यमान बचा नहीं। लेकिन होता क्या है, इसका द्रव्यमान कम हो जाता है जब दोनों मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बंद है हमारे पास, दो पार्टिकल्स थे हमारे पास छोटे छोटे, ये दो पार्टिकल मान लो, दो कोई कण है और ये भी मिलते हैं तो क्या होता है, ये जो नाभिक बनता है वो बड़ा नाभिक बन जाता है। इसका उल्टा, इसमें बड़े से छोटे बने थे, इसमें छोटे से बड़ा बनता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है और इसका द्रव्यमान, ये दोनों के द्रव्यमान मैच नहीं खा रहे। मैच नहीं खा रहे मतलब द्रव्यमान का कुछ न कुछ क्या हुआ, लफड़ा हुआ, गड़बड़ी हुई, हानि हुई। यानी ये वाला द्रव्यमान और ये द्रव्यमान बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है। कब, जब दोनों आपस में मिलते हैं। कैसे बढ़ गया, इसका मतलब कुछ न कुछ एनर्जी इन्होंने ली होगी, कुछ न कुछ ऊर्जा इन दोनों छोटे छोटे ने ली होगी, तभी तो पास में आएंगे, चिपके होंगे, रिएक्शन हुई होगी। तो कहने का मतलब ये जो रिएक्शन हुई है उसके कारण से इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब ये दोनों जो है मिलने के लिए क्या, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये दो के द्रव्यमान और एनर्जी, इन दोनों का यदि हम योग करते हैं, ये इन दोनों का योग करते हैं तो ये इसके योग के बराबर है, मतलब इसके द्रव्यमान की मेज खा जाता है। यानी कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का योग द्रव्यमान के बराबर, मतलब द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो ये क्रिया जो होती है हमारे पास किसमें होती है,
सूर्य में देखा होगा नाभिक की संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिक की संलयन में क्या होगा, छोटे छोटे ड्यूटेरियम या हाइड्रोनियम ट्रिटियम ये मिलकर क्या होता है, तो हीलियम नाभिक बनाते हैं। एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं इसका। सूर्य है, हमारे पास में तारों में रिएक्शंस होती है, ये नाभिक की संलयन के द्वारा ही उत्पन्न होती है और उसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये रिएक्शन अपने को ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन बम में ये रिएक्शन होती है। परमाणु बम में नाभिक विखंडन होता है और हाइड्रोजन बम में जो होती है नाभिक की संलयन। इसको हम फ्यूजन बोलते हैं, इसको फिजन बोलते हैं। ये फिजन, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं इसको। तो ये हमारे पास समझ में आ गई। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि E बराबर mc² का क्या महत्व है, ये आती कैसे है। देखो m तो द्रव्यमान है, ये तो अपने को पता है। c प्रकाश का वेग है। अब यहाँ पर ऊर्जा और प्रकाश के वेग क्या है, द्रव्यमान और ऊर्जा और प्रकाश का वेग कहाँ से आया। बड़े सोचने की बात है कि भाई द्रव्यमान और ऊर्जा का प्रकाश से क्या लेना देना। तो न्यूटन की जो फिजिक्स पढ़ते हैं, न्यूटन मैकेनिक्स कहलाती है, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स या स्थूल फिजिक्स पिंडों के लिए लागू होती है। तो न्यूटन ये बताया कि स्पेस, आकाश और समय ये दोनों एब्सोल्यूट होते हैं। एब्सोल्यूट होते हैं मतलब मानक होते हैं, मतलब सबके लिए एक जैसे होते हैं। समय किसी के लिए परिवर्तित नहीं होता। मेरे लिए यदि वो 1 मिनट है तो आपके लिए भी 1 मिनट के बराबर ही होगा, सबके लिए 1 मिनट होगा। ये न्यूटन की जो फिजिक्स है, जिसको अपन न्यूटन मैकेनिक्स बोलते हैं, उसमें ये बताया है। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। जो भी कण होते हैं वो एक दूसरे पर इस स्पेस टाइम में क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। स्पेस है, समय है और टाइम है, क्या है, ये एक दूसरे को क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। फिर हमारे पास न्यूटन के बाद में फेराडे आया और मैक्सवेल आया। इन्होंने भी ये बताया कि स्पेस है, आकाश है और उसमें एक समय है और पार्टिकल भी है, तीनों चीज़ें। ये जो न्यूटन ने बताया तो ही बताया। और एब्सोल्यूट भी है। एब्सोल्यूट मतलब सबके लिए एक जैसा है, समय सबके लिए एक जैसा होगा। लेकिन जो फोर्स लगता है वो किसी किसी फील्ड के द्वारा, क्षेत्र के द्वारा लगता है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उनके बीच लगेगा और वो फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, पार्टिकल उस फील्ड के द्वारा लगाते हैं। पहले वाले फील्ड की कोई अवधारणा नहीं थी। स्पेस है, आकाश है, समय है जो भी चल रहा हो, और कण है। कण इस स्पेस में, इस आकाश में समय के अनुसार वो क्या लगाते हैं, अपने पास फोर्स लगाते हैं। मैक्सवेल, फेराडे और मैक्सवेल ने क्या कहा, स्पेस है, आकाश है, समय है और साथ में पार्टिकल है, लेकिन वो फील्ड के माध्यम से, उनके बीच में कोई फील्ड लग रहा है, बल रेखा निकल रही है, चाहे विद्युत बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा, उसके माध्यम से कोई फोर्स लग रहा है। ये हमारे पास फेराडे मैक्सवेल ने बताया है। और इसमें भी टाइम सबके लिए एक जैसा होता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन की जो रिलेटिव थ्योरी वो कुछ अलग ही कहती है। वो कहती है कि स्पेस और टाइम दोनों एक ही है। मतलब स्पेस और टाइम को मिलाकर स्पेस टाइम नाम दे दिया उन्होंने, अलग अलग नहीं है। स्पेस स्थिर है, टाइम स्थिर नहीं है। आपके लिए टाइम 1 मिनट का है, मेरे लिए 1 मिनट 2 सेकंड का हो सकता है, 1 मिनट 3 सेकंड का भी हो सकता है। टाइम अलग अलग है। यहाँ तक कि लेंथ, इसकी लेंथ अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग दिखेगी यदि वो मोशन में होगा, गति करेगा तब टाइम के साथ में। यहाँ तक कि मान लो इसका द्रव्यमान है या किसी वस्तु का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम, तो वो 1 किलोग्राम वस्तु का द्रव्यमान सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। अलग अलग व्यक्ति जो मोशन करते हैं, गति करते हैं, तो उसके लिए वो अलग अलग हो सकता है। यही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता सिद्धांत में क्या होता है कि समय किसी के लिए बराबर नहीं है, समय चेंज होगा। यदि आप लाइट की वेलोसिटी से या ज़्यादा वेलोसिटी से गति करोगे तब, साथ में लेंथ भी चेंज हो जाती है किसी वस्तु की। टाइम तो चेंज होता ही है, लेंथ भी चेंज होती है, साथ में मास भी चेंज हो जाता है किसी बॉडी का। हम कहते हैं द्रव्यमान नियत है, कोई नियत वियत नहीं है। रिलेटिविटी थ्योरी में सब कोई नियत नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, सब चेंज हो रहे हैं। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हमारे पास रिलेटिविटी थ्योरी में क्या होता है कि जब स्पेस तो कांस्टेंट है लेकिन टाइम कांस्टेंट नहीं है,
क्योंकि कोई बॉडी होती है, पूरा ब्रह्मांड क्या गतिशील है, समय के साथ बदल रहा, समय गतिशील होने का टाइम के साथ। तो इसमें क्या होता है कि जब टाइम स्पेस तो कांस्टेंट है, लेकिन समय जो होता है, कोई बॉडी 1 सेकंड में यहाँ तो अगले 1 सेकंड में आगे चली जाएगी वो, क्यों? क्योंकि तो मोशन में। तो जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, ध्यान रखना, रिलेटिविटी थ्योरी मोशन के लिए लागू होती है। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ी थ्योरी है, तो अपने को भी ये ध्यान रखना है कि रिलेटिविटी मोशन में लागू होगी। और जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, ध्यान रखना क्या होता है, क्योंकि मोशन में रहेगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड क्या है, गतिशील है। पूरा हमारे पास में जो टाइम है वो गतिशील, और एक स्थान दूसरे स्थान चेंज हो रही है, उसकी पोजीशन, स्थिति चेंज हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो ब्रह्मांड में, या आप कह सकते हैं स्पेस में, लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो इन्वॉल्व होती है। उस वेलोसिटी से जो है रेडिएशन या हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए इस फार्मूले में हमारे पास प्रकाश का वेग को इंक्लूड किया गया है। यहाँ प्रकाश का वेग इसीलिए आता है क्योंकि जो हमारे पास स्पेस टाइम है, लाइट की वेलोसिटी आती है, लाइट आता है उसमें स्पेस में, तो उस वेलोसिटी से जो है हमारे पास जो मास या जो चेंज हो रहा है एनर्जी, वो चेंज होता है, यानी लाइट की वेलोसिटी उसमें इन्वॉल्व होती है। इसलिए इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा E=mc का स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना कि आइंस्टीन की थ्योरी बिल्कुल अलग है, इसमें सब चेंज होता है, किसी के लिए एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं मतलब सबके लिए समय एक जैसा नहीं है। यदि आप स्पीड बदल दोगे तो आपके लिए टाइम अलग हो जाएगा। दो व्यक्ति, एक स्थिर एक गतिशील है, दोनों के लिए टाइम अलग अलग हो जाएगा, दोनों के लिए लंबाई अलग अलग हो जाएगी। एक स्थिर व्यक्ति देख रहा है, एक गतिशील व्यक्ति इसको देख रहा है, तेज गति से भागते हैं, इसकी लेंथ कम हो जाएगी, भागते हुए देखेगा। यानी ये स्पेशल थ्योरी जो है वो इसके लिए बनाई गई। ये हमारे पास था E=mc का स्क्वायर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।